So this is going to be the outline for today's lecture. Okay, so responsive website, RWD, introduction. What is responsive website? Responsive website design makes your web page look good on all the devices. यानी अगर आप मोबाइल की बात करें, टैबलेट की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप में भी डिफरेंट साइज़ की स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली जो स्क्रीन साइजेस हैं वो इतने ज़्यादा उसकी वैरायटी आ गई है. So there was requirement of developing a solution which can detect the size of screen, and it should adjust its layout accordingly. So all such websites which it can adjust their layout according to the screen size, such websites are called responsive websites. लेकिन इसमें बुनियादी जो शर्त है वो ये है कि responsive web design uses only HTML and CSS. यानी हम जब ये responsive CSS इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जो कॉन्सेप्ट्स HTML में और CSS में ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं होते रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के, तो फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता था लेआउट को फाइन ट्यून करने के लिए. लेकिन अब CSS 3 और HTML5 दीज आर सो पावरफुल कि आपको बहुत सारे काम इसके अंदर ही हो जाते हैं, आपको प्रोग्रामिंग में जाना नहीं पड़ता. तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि CSS 3 से क्या कुछ कर सकते हैं. अगर हम जो काम CSS 3 से कर सकते हैं या HTML से कर सकते हैं तो हमें फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए पूरा जो फुल इसका एक लैंडस्केप है और जो पूरी एक फीचर लिस्ट है CSS की, HTML5 की, दीज शुड बी यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज. इसीलिए HTML5 को भी पूरा कोशिश मैंने यही की थी कि पूरे का पूरे ही कवर करूं ताकि आपको एक फुल आइडिया हो. इसी तरह CSS 3 को भी मैंने काफ़ी हद तक कवर किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए कवर नहीं किया कि मैंने अब इसका एक फ्रेमवर्क आपको अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं उनमें आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑफ CSS फ्रेमवर्क. Actually, there are 2 frameworks. One is Bootstrap and other one is which is older solution जो कि थोड़ा complex है. जबकि W3 CSS जो नया फ्रेमवर्क आया है, it is an alternative of Bootstrap और ये काफ़ी आसान है. So instead of spending time on raw CSS, I'll take 2 lectures on W3 CSS ताकि उसको आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए उस W3 CSS को raw CSS के मुकाबले में यूज़ करना ज़्यादा आसान है. तो आप उसको बड़े कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं. तो इसका एक्सपोजर मैं थोड़ा सा आज भी दूंगा, बाकी कल के अगले जो 2 लेक्चर्स होंगे दोज विल बी ऑन W3 CSS. So third important point is that responsive web design is not a program or a JavaScript, etc. We have the capability of manipulating layouts with the help of CSS and HTML. Okay. Designing for best user experience. Your web page should look good and easy to use regardless of the device. यानी अगर डेस्कटॉप हो तो उसका लेआउट इस तरह का हो जाए कि डेस्कटॉप पे यूज़ करना आसान हो जाए. टैबलेट हो तो टैबलेट पे यूज़ करना आसान हो. और स्पेशली टैबलेट की जब आप बात करते हैं या मोबाइल की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रखेंगे तो कुछ और लेआउट हो सकता है, और अगर पोर्ट्रेट में रखें तो कुछ और लेआउट हो सकता है. तो इस लेवल तक हम चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं. It is called responsive web design when you use CSS and HTML to resize, hide, shrink, enlarge or move the content to make it look good on any screen. So that's why in year 2021, if you are conducting a course or you're taking a course of web development, then
द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाएं तो वो मोबाइल पे भी खुल सके आसानी से, टैबलेट पे भी और डेस्कटॉप पे भी। तो इसलिए इस यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये सारा कोड है, इसका कोड कह लें, HTML कोड है, और ये इसकी ये वेबसाइट है। ये फॉर एग्जांपल आप हम कहते हैं जी ये डेस्कटॉप है, तो आपको मेन्यू लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ऊपर हेडर है, हेडर एक्सटेंड हो रहा है साथ साथ जो भी साइज है। इसी तरह नीचे फुटर है, फुटर भी एक्सटेंड हो रहा है। ठीक हो गया। मेन्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, सेंटर में कंटेंट है, राइट साइड पे एसाइड है। एसाइड जैसे हमने HTML में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं राइट साइड पे, कुछ भी कर सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट वन ऑफ द लेआउट ऑफ वेबसाइट। अब हम इसका ऊपर आपको ये रेजोल्यूशन नज़र आ रही है, इस वक्त है 1100 के करीब। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो अब इसने डिटेक्ट किया है लेआउट को, और जब ये देखें ये 760 पे पहुंचा है, 769 तकरीबन 769 के करीब पहुंचा, तो ये लेआउट चेंज हो गया इसका। अब इस लेआउट में क्या हुआ है, मेन्यू आ गया और मेन्यू के साथ कंटेंट आ रहा है, और ये जो साइड था ये नीचे इसने पूरी विड्थ कवर कर ली है। तो यानी कि हमने वेबसाइट इस तरह बनाई है कि इट इज़ इन 3 पार्ट्स। एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, और एक पार्ट ये है। तो एक पार्ट उठ के नीचे आ गया है। अब मोबाइल फॉर एग्जांपल ये टैबलेट साइज़ हो गया तकरीबन। अब हम फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैंने मोबाइल पे खोला, तो अब जैसे मैं मोबाइल पे खोलूँगा तकरीबन ये साइज़ होता है मोबाइल का। तो अब देखें क्या हुआ कि मेन्यू सारा ऊपर आ गया है, फिर उसके बाद कंटेंट आ रहा है, फिर उसके बाद साइड आ रहा है, फिर ये नीचे फुटर आ रहा है, पूरा एक वर्टिकल लेआउट बन गया है। और जनरली यूज़र्स के लिए वर्टिकल अगर स्क्रॉलर हो तो उसको ट्रेवर्स करना आसान होता है, जबकि अगर अगर मोबाइल पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दे दी जाए तो वो उसको मैनिपुलेट करना खासा मुश्किल होता है। तो वर्टिकली अगर चीज़ें लाइन हो जाए, आपको लेफ़्ट राइट ना जाना पड़े, तो कंफर्टेबली यू कैन रीड। तो तकरीबन आप देखें इस वेबसाइट पे भी 3 तरह के लेआउट हैं। एक ये लेआउट है मोबाइल के लिए, एक ये लेआउट है जो कि टैबलेट के लिए है, और ये लेआउट है जो कि तकरीबन you can call it that it is for a desktop. So basically it means that this website has some mechanism of detecting the width of the screen, और उसके बाद डिटेक्ट करके देर इज सम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिस पे डिसीजन होता है, विड्थ को देकर डिसीजन होता है कि अच्छा जी अब मैंने अगर ये विड्थ होती है तो मैंने क्या करना है। सो सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, सम सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ द विड्थ, ये इसके अंदर जो है इस वेबसाइट में चीज़ है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये देखें आपके, ये जो कोड है ऑब्वियसली वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इस कोड में दे आर यूजिंग इंटरनल स्टाइल शीट। ये स्टाइल टैग नज़र आ रहा है आपको ऊपर, और स्टाइल टैग चलते 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 कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक, ये सारा स्टाइल टैग है। ठीक हो गया। अब वी कैन पुल आउट दिस स्टाइल एंड वी कैन क्रिएट अ सेपरेट वी कैन पुट इट इन अ सेपरेट स्टाइल शीट। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर इस तरीके से, वजह यह कि सेपरेट स्टाइल शीट इसलिए रखनी मुनासिब होती है कि आप देन यू कैन अप्लाई दैट स्टाइल शीट ऑन मल्टीपल पेजेस। तो इस वजह से स्टाइल शीट को सेपरेट रखना बेहतर होता है, ताकि स्टाइल एक जगह पड़ा हो, हर पेज को आप लिंक कर दें उसके साथ। अब ये स्टाइल शीट है, तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, ये मैंने ये HTML है और ये CSS है।
ये CSS मैंने वहाँ से कॉपी किया है, जैसे अभी मैंने आप सेलेक्ट किया हुआ है इसको, ये समझे मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, पूरे का पूरा कॉपी किया, कॉपी करके मैंने एक नई फाइल क्रिएट की यहाँ से मैंने नई फाइल क्रिएट की है, और फाइल क्रिएट करके मैंने उसका नाम रखा चानिया CSS, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया सारे का सारा कोड, और ऊपर से स्टाइल का टैग उड़ा दिया है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ स्टाइल शीट, सो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग HTML। स्टाइल टैग इज बेसिकली HTML टैग। HTML फाइल को बताता है कि जी ये यहाँ से जो ऊपर से लेके नीचे तक दिस इज अ बॉडी ऑफ द स्टाइल। तो ये स्टाइल शीट का टैग स्टाइल शीट में यूज़ नहीं करते, वो निकाल दिया मैंने। ये आपको ब्लैंक स्पेस भी नज़र आ रही है, ये स्टाइल उड़ाया हुआ मैंने, एंड आई सेव्ड इट, मैंने सेव कर दिया इसको। और बाकी जो कोड बचा, बाकी जितना भी कोड है वो मैंने एक HTML फाइल में डाल दिया। इस फाइल का नाम मैंने रख दिया है चानिया .html। अब इसमें से स्टाइल वाला पूरा मैंने वो निकाल दिया, अदरवाइज इट शुड हैव बीन इन दी हेडर फाइल। ये हेडर फाइल नज़र आ रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो हेडर फाइल में होना चाहिए था स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट, वो निकाल दी मैंने यहाँ से, ये भी सेव कर लिया। इसके बाद अब मैंने स्टाइल शीट को लिंक करना है मैंने। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिंक किया हुआ है, मैं एक दफ़ा और आपको लाइव लिंक करके दिखाता हूँ। ये मैंने कमेंट किया है इसको, लेट मी आई राइट लिंक, और क्योंकि ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो सिंपली आई नीड अ फॉरवर्ड / और chania.css, तो ये मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं अभी नहीं डालता, मैंने डिलीट कर दिया, सेव कर रहा हूँ मैं। अब देखें ये जो राइट साइड पे आपको इसका HTML वर्जन नज़र आ रहा है, डिस्प्ले वर्जन, तो इसमें देखें स्टाइल शीट अप्लाई नहीं हुई, तो ये आपको सिंपल HTML फाइल नज़र आ रही है। अब जैसे ही मैं स्टाइल शीट अप्लाई करूँगा इस पर, जो कि मैंने ऊपर कमेंट आउट भी की हुई है वही वाली फाइल, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+, ये इस पर स्टाइल शीट अप्लाई हो गई है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट रखने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड टू, वेबसाइट में बहुत से पेजेस डालने होते हैं, और पूरे का पूरा एक वेबसाइट का एक ही थीम होना चाहिए, तो एक ही नॉर्मली एक स्टाइल शीट यूज़ की जाती है और उसको फिर फर्दर यूज़ किया जाता है। तो अब तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, वो आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्टाइल शीट को, इंटरनल स्टाइल शीट को एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाया जाता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये HTML फाइल है, ये स्टाइल शीट है, ये स्टाइल शीट की भी आउटलाइन नज़र आ रही है आपको, बॉडी, हेडर, दीज आर दी क्लासेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ ये है कि ये मैंने रखी हुई है CSS3 के फोल्डर में। मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने ये www रूट का फोल्डर है मेरा, मैंने ये फोल्डर, इसके अंदर CSS3 का फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैंने CSS3 के फोल्डर में जाके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने कहा ओपन विद कोड, तो वो वाला फोल्डर खुल गया है, कोड के विजुअल स्टूडियो कोड में ये फोल्डर खुल गया। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है CSS टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर है, ये CSS3 के अंदर ये वाला फोल्डर है। इस फोल्डर पे जाकर मैंने किया राइट क्लिक, ओपन विद कोड, तो CSS टेम्पलेट का फोल्डर खुल गया वहाँ पे। ठीक है, और इस टेम्पलेट के अंदर मैंने ये HTML और CSS chania.css और chania.html ये दो फाइल हमारे काम की हैं। ये दो, मैं अभी इन दो को मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दी है। ठीक होगा जी। अब अगर इस फाइल को, अब मैं जो दूसरी डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू ओपन दिस HTML फाइल इन क्रोम। ये मैंने क्रोम के अंदर खोल ली है। अच्छा, क्रोम में खोल ली है। अब क्रोम में अगर मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ
कि जी ये डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे ये क्या करेगी, कैसे बिहेव करेगी। तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको यहाँ से ऊपर से मिनिमाइज़ कर लूँ, स्क्रीन को छोटा बड़ा करूँ तो मुझे वो डेमोस्ट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप नज़र आ रहा है, डिले तो नहीं है, लैग तो नहीं है? नहीं सर, सही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इंस्पेक्ट। दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल। इस पे सारे आपको ये नज़र आ रहा है, जो भी मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ये मैं डिव सेलेक्ट किया है तो ये चीज़ सेलेक्ट हो गई है, ये डिव सेलेक्ट किया तो ये वाला पार्ट, यानी बेसिकली 3 डिव इसके अंदर हमने क्रिएट किए हुए हैं। एक डिव है नीचे वाला नज़र आ रहा है आपको, एक डिव ये नज़र आ रहा है, एक डिव ये नज़र आ रहा है। तो 3 डिव हैं जिनके अंदर ये सारा इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। जिस डिव को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ उस डिव की प्रॉपर्टीज राइट साइड में उसका स्टाइल जो एप्लीकेबल है वो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है आपको, इसका ये डिफरेंट मोबाइल्स के नंबर वगैरह भी आ रहे हैं। आप यंगस्टर हैं, आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का पता है। ये मोटो G4 भी कोई पता नहीं मोटरोला का है शायद सेट, ये मोटरोला सेट की आपको नज़र आ रहा है कि मोटरोला सेट पे कैसे नज़र आएगा। ठीक है, ये गलेक्सी S5 में किस तरह नज़र आएगा, तकरीबन वही साइज़ है। पिक्सल 2 ये थोड़ा सा चौड़ा है तो इसमें इस तरह नज़र आएगा। फिर मैं अगर आई पैड पे आता हूँ तो ये आई पैड का लेआउट नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद iPad Pro भी है एक, ये iPad Pro का लेआउट नज़र आ गया। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को इसके अंदर ये इट्स अ वंडरफुल डीबगिंग टूल जो इंस्पेक्ट में हम जाके करते हैं। इवन इसके अंदर आप डीबगिंग भी कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। इसको मैं डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा डिटेल में डेमोस्ट्रेशन इसकी मैं दूंगा आपको जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम शुरू करेंगे। तो बहरहाल अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे कर देता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं इसे खुद ही फाइन ट्यून करके एडजस्ट करके देख लूँ क्या मामला चल रहे हैं मेरे। आई कैन मेक इट स्मॉलर, ये देखिए। तो यू शुड बी अवेयर कि ये फैसिलिटीज़ क्रोम में तो हैं, बाकी में भी होंगी। मैंने क्रोम ही फ़िलहाल एक्सप्लोर किया। फिर ये ओरिएंटेशन नज़र आ रही है आपको, ये ओरिएंटेशन है लैंडस्केप, वो जो आप घुमा देते हैं उसको स्टाइल से पता चल गया होगा आपको। तो एक तो आपको इस चीज़ का ही पता होना चाहिए कि यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये डिव तीनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मैं डिव सेलेक्ट किया है तो इसमें विथ 25% कटा हुआ है, इसके अंदर विथ 100% कटा हुआ है ये। तो इस तरह करके जो चीज़ जो वाला स्टाइल इस वक्त एप्लीकेबल है वो वाला यहाँ पे स्टाइल की वैल्यूज़ आ रही हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है वो नज़र नहीं आएंगी। अब मैं अगर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको चेंज किया तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, और मैं छोटा करता हूँ तो इसकी डिव की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 100% हो गया सारा, सबकी विड्थ 100% हो गई है। तो अब देखेंगे सबकी विड्थ 100 डिव की 100% नज़र आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो अब ये देखें इस डिव की विड्थ 25% हो गई है, ये वाला जो है इसकी 25% हो गई है। ये जो डिव है इसकी 75% हो गई है, ये जो है ये पूरी 75% हो गई है। और ये नीचे वाला डिव है ये वाला, इसकी 100% हो गई है विड्थ। So there is some sort of decision making in the website from which this responsive layout takes the shape. अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कोड। इसका मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको, जो केस स्टडी एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू बोर्ड। What is viewport? The viewport is a user visible area. It is a user visible area of web page. जैसे अभी हमने Chrome में खोला है और user visible area को छोटा बड़ा करके देखा है हमने। The viewport varies with the device.
and will be smaller on mobile phones than on the computer screen. ठीक हो गया? तो व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट है. अब now in HTML5 introduces a method to let web designers take a control over the viewport through a meta tag in the web pages. ये HTML5 में हमने देखा था. नेम, ये मेटा टैग है, इसमें आप नेम व्यू पोर्ट किया. व्यू पोर्ट में हमने कहा जी कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल 1.0. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं जी विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इट मीन्स दैट दिस पार्ट सेट्स द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑफ द डिवाइस. तो जो भी स्क्रीन डिवाइस की विड्थ होगी वो जो है उसकी पेज की भी विड्थ वही हो जाएगी, विच विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस. एंड सेकेंड 1.0 जो इनिशियल स्केल है, इसका क्या मतलब है? द इनिशियल स्केल 1.0 पार्ट सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर. तो 1.0 का मतलब है कि 100% जूम, यानी कि जो एक्चुअल साइज है वही साइज नजर आए, ना बड़ा ना छोटा. 100% जूम या इनिशियल स्केल का मतलब 1.0 का मतलब यही है, एग्जैक्ट साइज नजर आए. ओके. अब ये देखें, अगर व्यू पोर्ट हम यूज़ करते हैं और व्यू पोर्ट यूज़ नहीं करते तो क्या इफेक्ट आता है? ये फॉर एग्जांपल विदाउट अ व्यू पोर्ट है. जी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. ठीक है. तो इसके स्टाइल में हमने व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग यूज़ नहीं किया. तो अब अगर इसे मोबाइल पे खोलेंगे तो ये तकरीबन इस तरह नजर आएगा मोबाइल पर. ठीक है, क्योंकि इसने व्यू पोर्ट टैग ना देने की वजह से. अब अगर हम व्यू पोर्ट टैग यूज़ करते हैं, इसमें व्यू पोर्ट टैग यूज़ हो रहा है. और अब मैं इसे अगर मैं ये मोबाइल स्क्रीन पे करूँगा तो ये मोबाइल के मुताबिक, उसकी विड्थ के मुताबिक खुद अपने आप को एडजस्ट करेगा. अब इसकी सेटिंग इस तरह की गई है कि मैक्सिमम साइज से ज़्यादा बड़ा ना हो सके, तो इस वजह से ये अब कवर नहीं कर रहा है इसको. लेकिन है कि मोबाइल में इट वुड लुक लाइक दिस. छोटा मोबाइल है, जिस जो भी विड्थ है मोबाइल की, ये उसने बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट करना है. तो ये फ़ायदा है व्यू पोर्ट का. जी एक मिनट ज़रा मुझे टाइम दें. हाँ जी. ओके. तो ये है विदाउट व्यू पोर्ट, और विद व्यू पोर्ट में ख्याल मैंने क्लोज कर दिया. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ व्यू पोर्ट टैग. और जितनी भी, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हम बनाएं आज, हमें ये मेटा टैग यूज़ करना चाहिए. ओके. साइज कंटेंट टू व्यू पोर्ट.
यूजर्स आर यूज्ड टू स्क्रॉल वेबसाइट्स वर्टिकली, ऐसे ही है, वर्टिकली हमें स्क्रॉल करना आसान होता है, एक उंगली मारते हैं यूं करके ऊपर की तरफ तो पूरी स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है, on both desktop and mobile devices but not horizontally. So if user is forced to scroll horizontally or zoom out to see whole web page, it results in poor user experience. यानी कि अगर उसको आपको स्क्रॉल करना पड़ा है हॉरिजॉन्टली दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं तो वो ये मज़ा नहीं आता, बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता. So some additional rules which you should follow while designing your website is that remember to adjust this content to fit within the width of the viewport. ठीक है, तो width आपको, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यूज़र को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ना करना पड़े, आपको इस तरीके से डिज़ाइन अपना वेब पेज करना चाहिए. Then do not let the content rely on particular viewport width to render well because device size vary a lot. इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के मुताबिक ना अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैंने टैबलेट के लिए बना लिया है, कई दफ़ा आपको नज़र आएगा सरकारी किस्म की वेबसाइट्स पे लिखे हैं, कहते हैं जी दिस कैन बी बेस्ट व्यूड इन डेस्कटॉप या और स्क्रीन रेजोल्यूशन इन दिस वन. क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट डन देयर वर्क प्रॉपरली. लेकिन वहाँ पे क्वालिटी चेक ही नहीं होता हमारे गवर्नमेंट के इदारों में, तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं. तो बहरहाल HTML5 and CSS3 providers a wonderful facilities to adjust our layout according to all screen sizes. Then use CSS media queries to apply different styles for small and large screens. अच्छा, अब ये जो फाइन ट्यूनिंग हो रही होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है बेस्ड ऑन विड्थ, दैट डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन मीडिया क्यूरीज. इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको मेरे ख्याल में ब्रीफली सा मैंने CSS के ट्यूटोरियल में भी बताया था, लेकिन आज दोबारा मैं आपको बताऊंगा एंड वी विल बी अप्लाइंग इट ऑन दिस केस स्टडी पे भी कैसे अप्लाई हुआ है ये. Okay, now second is the concept of grid view. What is grid view? Many web pages are based on grid view, which means that page is divided into columns. ठीक है जी, किसी भी पेज को conceptually हम columns में divide करते हैं. A responsive grid view often has 12 columns. This is important. A responsive grid view often has 12 columns and has a total width of 100% and will shrink and expand as you resize the browser window. इसका मैं डेमो देता हूँ आपको. अच्छा जी, इसको भी ले जाते हैं हम इंस्पेक्ट मोड में, और लेकिन इंस्पेक्ट मोड में आपको ये कॉलम नज़र नहीं आएंगे. आ तो रहे हैं कॉलम, तो हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं. अभी देखें पे लाइनें, वर्टिकल लाइन नज़र आ रही हैं. तो जब हम छोटा बड़ा करते हैं तो कॉलम्स की विड्थ सब की इक्वली, सब कॉलम्स थोड़े थोड़े श्रिंक, इक्वली श्रिंक हो जाते हैं. एक्सपेंड करते हैं तो इक्वली एक्सपेंड हो जाते हैं. तो सिर्फ ये है कि 12 और पूरी पूरी विड्थ कवर कर रहे हैं. ये विड्थ जो भी होगी, इन पूरी विड्थ, पूरी जो स्क्रीन होगी उसकी विड्थ 12 कॉलम में होगी. कॉलम्स की जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द, उससे ये होता है कि हमारी जो लेआउट की ट्रांजिशन है फ्रॉम स्मॉलर विड्थ टू हायर विड्थ, दैट रिमेन्स स्मूथ. ओके,
अच्छा जी, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है ग्रिड व्यू बनाने के लिए, first of all ensure that all HTML elements have a box sizing property set to border box। एक तो ये ग्रिड व्यू बनाने के लिए ये काम करना होता है हमने कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। फायदा क्या होगा इसका? दिस मेक्स श्योर दैट पैडिंग and borders are included in the total width and height of the elements। तो उसकी जो पैडिंग है वो सारा उसकी पैडिंग और बॉर्डर वो उसकी जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उससे कंटेंट आपका बाहर नहीं जाएगा जो कंटेंट आप प्लान किया होगा आपने। तो दिस इज ये CSS टैग में डाल रहा हूँ। स्टैटिक का क्या मतलब है? यहाँ पर स्टैटिक क्या बता रहा होता है हमें? जी, स्टैटिक का मैं ये बताता है कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल HTML एलिमेंट्स। ओके, बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू। अब ये डिफरेंट क्लासेस हम डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर। We want to use responsive grid view with 12 columns to have more control over the page. First, we must calculate the percentage of one column, that is 100% divided by 12. It comes out as 8.33. Then we make one class for each of the 12 columns. ये कॉलम डैश करके हमने 12 क्लासेस बना रही हैं। एंड a number defining how many columns a section should span। तो जो कॉलम 1 है ये स्पैन कर रहा है 1 कॉलम, that is 8.33। कॉलम 2 is spanning 2 columns, it is 16.66। कॉलम 3 is spanning 3 columns, 4 spanning 4 columns, 5 spanning 4 columns। कॉलम 12 जो है ये सारे 12 कॉलम्स को कवर कर रहा है या स्पैन कर रहा है और पूरी 100% विड्थ को कवर कर रहा है। तो अब हमें जो हमें अपनी इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हर एक की एक क्लास है। देयर आर डॉट के बाद आपको पता है क्लास डिफाइन की जाती है। डॉट कॉलम 1 वी आर डिफाइनिंग अ क्लास। तो वी हैव डिफाइंड 12 क्लासेस with different widths starting from 8.33% till 100%। अब हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हमने डिफरेंट विड्स की क्लासेस डिफाइन कर दी हैं तो हम अपना कोई भी जब HTML एलिमेंट डिफाइन करेंगे तो जिस विड्थ की ज़रूरत होगी हम वो वाली विड्थ की क्लास हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। एक समझ आया है? इज इट क्लियर? यस सर, आगे। ठीक है, ओके। इसमें देख लूँ कोई चीज़ अगर मिसिंग है तो मैं यहाँ से भी कवर कर लूँ। अब इसको ज़रा इन एक्शन भी देखें कि ये फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये मेन डॉट मेन्यू एक क्लास डिफाइन किया हमने। इसकी विड्थ हमने 25% रखी है और डॉट मेन क्लास एक डिफाइन किया है, इसकी विड्थ हमने 75% रखी है। तो जो एक डिव पे ये वाला जो डिव है लेफ्ट साइड वाला डिव है इस पे हमने मेन क्लास को अप्लाई कर दिया तो इसकी विड्थ ये वाली नज़र आ रही 25%। और मेन्यू वाले पे मेन्यू वाले पे हमने इस पहले डिव पे मेन्यू क्लास को अप्लाई कर दिया जिसकी विड्थ 25% है, दिस वन। और दूसरे डिव पे हमने मेन क्लास डिफाइन अप्लाई कर दिया है तो इसकी विड्थ हो गई है 75%। इसी तरह हमने एक डिव डिफाइन किया है, हेडर क्लास डिफाइन किया है। तो डिव जब भी डिफाइन करते हैं इट स्पैन्स फ्रॉम होल विड्थ। डिव जो है वो पूरी की पूरी विड्थ को स्पैन कर रहा होता है।
और ये उसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है, डिफ की प्रॉपर्टी, हेडर की प्रॉपर्टीज, मेन्यू की प्रॉपर्टीज और मेन की प्रॉपर्टीज। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमने सारी क्लासेस डिफाइन कर दी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने पहला जो डिव हेडर डिव है वो तो ये ऊपर आ गया चानिया वाला। जो सेकंड डिव है, अच्छा उसके बाद हमने एक डिव क्लास रो डिफाइन किया हमने, लेकिन इसको हमने रो क्लास कहाँ डिफाइन किया हमने, ये एक हमने डिव डिफाइन किया। ये जो रो है ये वाला रो, ये जो डिव है ये वाला डिव मेन्यू वाला डिव है। इसको हमने कॉलम, ये क्या हम कह रहे हैं, ये तीन कॉलम स्पैन करेगा, तीन कॉलम साइज की विड्थ होगी ये जो ये वाला डिव है, क्योंकि इसके अंदर मेन्यू है। तो तीन का मतलब है कि ये इट विल कवर 125%, क्योंकि टोटल 12 है, 12 कॉलम है, तो ये 25% कवर कर रहा है, तीन कॉलम। और ये जो दूसरा डिव है सिटी वाला, इस पे क्लास हमने अप्लाई कर दी है कॉलम 9 वाली। वो कॉलम 9 वाली जो क्लास है ये 9 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, विच कम्स आउट टू बी 75% ऑफ 12। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट क्लासेस डिफाइन किए और हमने सिर्फ दो क्लासेस यूज़ किए हैं यहाँ पे। एक हमने कॉलम 3 वाली क्लास यूज़ कर ली है मेन्यू डिव के लिए, और एक कॉलम 9 वाली क्लास डिफाइन हमने यूज़ कर ली है ये कंटेंट के लिए। सो दिस हाउ दीज क्लासेस कैन बी यूज्ड। सर जी, तो ये जो कॉलम 3 से स्टार्ट किया है, तो इसे कैसे पता चला कि जो है पिछले के आगे से शुरू करना है? दोबारा। कॉलम सर कॉलम 9 है ना, 75% था, यह कॉलम 3 के बाद शुरू है। हाँ, तो सर ये कैसे उसे पता चला कि कॉलम इसका 3 के आगे शुरू करना है? इसको फ्लोट लेफ्ट से पता चला है। फ्लोट लेफ्ट की वजह, फ्लोट लेफ्ट से ये होता है, ये देखें अभी ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे चला गया, देखें आपको ये नीचे चला गया। जब हम फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं ना, तो सारे साइड बाई साइड एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, सारे सारे डिव। फ्लोट की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ पहले भी मैंने, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये फ्लोट लेफ्ट की वजह से ये जो है ना साइड बाई साइड आके लग जाते हैं डिव। अदरवाइज डिव को क्या करना चाहिए, डिव को पूरा स्पैन कवर करना चाहिए। ठीक है जी, ये ठीक है। विड्थ हमने दे रहे हैं ना इसको, ये देखें ना विड्थ कॉलम 3 की विड्थ दे रहे हैं 25%, इसका मतलब है 75% बची हुई है ना विड्थ। वो अब जब इसको 75% देंगे तो टोटल विड्थ तो 100% है ना, यस टोटल सर। विड्थ तो 100% है ना, तो ये 25 है, इसका मतलब 75 बची हुई है। पेज को पता है कि 75% बची है, तो वो इसलिए उसके साथ जाकर जोड़ देगा। ये है रीज़न, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। फ्लोट का पर्पज़ ये होता है कि जब इसकी हम विड्थ छोटी करते हैं तब वो नीचे ले आता है, जैसे यहाँ पे है ना। लेकिन जब ये इस सिचुएशन में है तो ये फिर जो साइड बाई साइड लग रहे हैं वो विड्थ को डिटेक्ट करके साइड बाई साइड लग रहे हैं आके। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक ये क्लास यूज़ कर रहे हैं हम, क्लास स्टैरिक इज इक्वल टू कॉलम डैश। इसका मतलब है कि जितनी भी क्लासेज हैं जो जिनमें कॉलम डैश है, जिनके नाम में कॉलम डैश आ रहा है, उन पे ये वाली स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, इन पे ये वाला स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये खोलता हूँ तो यहाँ पे मैं ये दो क्लासेस में यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी हर एक के साथ कॉलम डैश आ रहा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि इन सब पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी, स्टाइल भी अप्लाई होगा। ये विड्थ वाला स्टाइल तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ ही ये वाला स्टाइल भी अप्लाई होगा। हर वो क्लास जिसका नाम कॉलम डैश, जिसके नाम में कॉलम डैश आ रहा है,
तो ये सब के नाम में कॉलम डैश आ रहा है। तो हमने पूरे पूरे ग्रुप के ऊपर एक ये स्टाइल अप्लाई किया है, ये वाला। तो हमने, अगर मैं यहाँ पे कॉलम 9 यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर वो वाला स्टाइल भी एप्लीकेबल है, ये वाला स्टाइल, पैडिंग 15 और ये बॉर्डर 1 पिक्सल जो भी है। और इसी तरह कॉलम 3 है, इस पर भी वो वाला स्टाइल एप्लीकेबल होगा। तो एक तो ये चीज़ यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। अब HTML में हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये जैसे बताया था आपने। अब इसको हमने रो के अंदर डाला है सारे डिव्स को। डिव आर एट लेवल 2। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है रो के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, लेकिन हमने रो का नाम रखा है इस क्लास का। हमने एक नाम रख दिया, यानी दिस इज अ डिव। तो हमने एक टॉप लेवल डिव बनाया है, कंटेनर डिव कह लें उसको। उसके अंदर फिर हमने जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो फिर हमने उसके अंदर रखे हैं। तो ये कॉलम, ये जो डिव है ये 25% विड्थ कवर करेगा, और नीचे वाला जो डिव है ये 75% विड्थ कवर करेगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों हमने ये रो के अंदर इसको इंक्लोज क्यों किया है, इनको क्यों इंक्लोज किया है। उसकी रीजन ये नीचे दे रहा है, द कॉलम इनसाइड अ रो आर ऑल फ्लोटिंग टू द लेफ्ट। ये फ्लोटिंग टू द लेफ्ट है। फ्लोटिंग टू द लेफ्ट क्यों है? क्योंकि ये फ्लोटिंग टू द लेफ्ट हर एक पे अप्लाई हो रहा है। तो फ्लोट की कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लोट की प्रॉपर्टी जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसको फिर आपने फ्लोट को ख़त्म भी करना है। अगर फ्लोट को ख़त्म ना किया तो फिर पेज करेक्टली डिस्प्ले नहीं होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कंटेंट है, हम कह रहे हैं जी दो दो जो कॉलम है साइड बाई साइड आ जाएं, लेकिन जब ये इन कॉलम हो जाएं तो उसके बाद दोबारा फिर ये वाला जो साइड बाई साइड कॉलम लगाने वाला सिस्टम है ख़त्म होना चाहिए। यानी हम एक स्पेसिफिक एरिया में कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा कॉलम डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जब जैसे इसके नीचे आएंगे तो फिर कॉलम दोबारा ख़त्म भी करने हैं। जैसे उचानिया वाला जो हेडर है इसमें कोई कॉलम डिफाइन नहीं है, फिर बीच में हमने कॉलम डिफाइन किए हैं, फिर हम दोबारा कॉलम ख़त्म करना चाहते हैं ताकि दोबारा जो है ना वो एक सिंगल कॉलम बेस्ड चीज़ बन जाए। तो इसके कॉलम को रिलीज़ करने के लिए हमने क्या किया है, हमें ये लिखना पड़ता है कंटेंट डैश क्लियर बोथ। क्लियर बोथ का मतलब है कि हमने कॉलम्स जो हैं फ्लोट को क्लियर किया है। जिस किस्म के भी फ्लोट हैं वो उसको हमने क्लियर किया। तो ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है हमें। फिर डिस्प्ले इज इक्वल टू टेबल, ये 2-3 प्रॉपर्टीज डालनी पड़ती हैं हमें, ये डालेंगे। और ये इसके आगे क्या लिखा है, रोड आफ्टर। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही रो क्लास ख़त्म होती है उस क्लास के बाद क्या होना चाहिए। उस क्लास के बाद हम बेसिकली जो फ्लोट का कॉन्सेप्ट है जिससे कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि एक दफ़ा क्लियर हो के दोबारा वो बन जाए। जैसे आपने वर्ड के अंदर भी अगर आपने काम किया हुआ है, मल्टीपल कॉलम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो उसके बाद आपको वो कॉलम क्लियर करने होते हैं, ताकि अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 कॉलम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपने फिर 2 कॉलम यूज़ करने हैं या कोई कॉलम यूज़ नहीं करना, तो आप बीच में एक आधा ब्रेक पॉइंट सा लगाना पड़ता है आपको। तो ये एक तरह का ब्रेक पॉइंट सा लगाता है आपका कॉलम लेआउट को ख़त्म करने के लिए। तो इसके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रो आफ्टर का कंटेंट डला हुआ है इसके अंदर, और ये क्लास डी ये डिव है। ये डिव यहाँ से शुरू हो रहा है और ये डिव आके यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बोथ दीज डिव आर इनसाइड डिव ऑफ क्लास रो, ये दोनों डिव उसके अंदर है। Then we can add some colors as well. ये कुछ कलर्स वगैरह डाल दिए हमने, और
ये देखें हेडर में कलर डले हुए हैं, बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने, जो भी है कलर वगैरह डाल के खूबसूरतियाँ डाल दिया, थोड़ा सा हिस्सा का इसकी लुक बन गई है। अच्छा, तो ये दिस वाज रिगार्डिंग ग्रिड व्यू। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया क्यूरीज। What is a media query? It is for decision making. Media query is a CSS technique Media query is a CSS technique introduced in CSS3. It uses @media rule to include a block of CSS properties only if certain condition is true. मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे अगर इसका सिंटैक्स देखें, if a browser window is 600 pixels or smaller, the background color will be light blue. इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए, जो ये कंडीशन लिखी हुई है ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये वाली CSS एप्लीकेबल हो जाएगी, ये अप्लाई हो जाएगी बॉडी के ऊपर। ये बॉडी है, तो जो पूरी बॉडी है पेज की, पूरी बॉडी के ऊपर ये वाला जो CSS है ये अप्लाई हो जाएगी। कब अप्लाई हो जाएगी? इसका मतलब है कि मीडिया क्यूरी स्क्रीन दो चीज़ें चेक करेगी। एक तो चेक करेगी कि क्या हम स्क्रीन पे व्यू कर रहे हैं, इसको स्क्रीन ट्रू होनी चाहिए। दूसरा मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू 600 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 600 से कम विंडो, ब्राउजर विंडो इज 600 पिक्सल और स्मॉलर। अगर कम है अप टू 600 पिक्सल्स और लेस, आपका लाइट ब्लू कलर होगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे मीडिया क्यूरी डिटेक्ट करेगी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये वाली स्टाइल जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो दिस हाउ वी टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन विड्थ ऑफ द व्यू पॉइंट। इसका डेमो दिखाता हूँ आपको मैं। इस वक्त पिक्सल साइज है 696, विड्थ जो विड्थ है ये 696 है। और अब मैं इसे कम करना शुरू करता हूँ। 6065210। ये पूरा 600 है। 600 पे इसके कलर जो है वो लाइट ब्लू हो गया, ठीक हो गया। और इससे नीचे अब सारा लाइट ब्लू रहेगा। क्यों रहेगा? यहाँ पे हमने ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये वाला स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये देखें डिफ़ॉल्ट बॉडी स्टाइल डाला हुआ हमने कि बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है इट शुड बी लाइट ग्रीन, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो जब जैसे ही हमने ओपन किया तो लाइट ग्रीन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही विड्थ हमारी, अब ये मीडिया क्यूरी चेक करेगी और डिसीजन लेगी और स्टाइल चेंज कर देगी। तो जैसे ही ये 600 से नीचे जाएगा इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज़ ऑफ मीडिया क्यूरी which has the capability of detecting the screen viewport width. तो यही मीडिया क्यूरी को यूज़ करके हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ब्रेक पॉइंट था जो हमने देखा अभी कि हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया 600 के ऊपर। ये 600 पे ब्रेक पॉइंट लगाया है,
ये ब्रेक पॉइंट, ये एक तरह का ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं हम। So add a breakpoint. Earlier in this tutorial we made a web page with rows and columns and it was responsive, but it did not look good on small screens. Media queries can help with that, and we can add a breakpoint where certain parts of the design will behave differently on each side of the breakpoint. अच्छा, use a media query to add a breakpoint at 768. अभी हमने जो एग्जांपल देखी वो देखे हमने 600 के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाया है। अब 768 पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तो ये हम किस तरह लगा सकते हैं? हमने क्या किया, हमने 12 क्लासेस और डिफाइन कर दी हैं। When a screen browser window gets smaller than 786, each column should have width of 100%. एक मिनट इसको भी देख लें। ये देखें, अब ये 3 कॉलम है। जैसे हम नीचे आ रहे हैं 786 पे पहुंचेंगे तो तीनों वर्टिकल हो गए हैं, तीनों कॉलम वर्टिकली एक दूसरे पे प्लेस हो गए हैं। अब ये कैसे किया हमने? इस अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये हमने डिसीजन किया है। इस पॉइंट पे हमने कहा जी मैक्सिमम विड्थ शुड बी 786। तो हमने क्या किया कि हमने बेसिकली 3 डिव बनाए हैं उसी तरीके से। हमने लिख दिया है वहाँ पे फॉर डेस्कटॉप। ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसकी स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हमने रो का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एप्लीकेबल है। कॉलम का कॉन्सेप्ट है, हेडर, फिर ये मेन्यू हमने डिफाइन किया हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मेन्यूज़, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम्स हैं, उनके कलर कम्बिनेशन वगैरह यूज़ किए हमने। खैर ये तो फिर होवरिंग इफेक्ट ऐड किया बीच में हमने। तो बहरहाल डिसीजन जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ये है डिव क्लास रो और ये डिव आ रहा है यहाँ तक। और इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हैं हमारी। एक डिव ये वाला है, एक डिव ये वाला है और एक डिव ये वाला है। डिव के अंदर भी डिव है। तो ये 3 कॉलम है। 3 कॉलम जैसी वो ये विड्थ जो है वो 780 से कम होती है, तो डिसीजन क्या हो रहा है कि जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उनकी विड्थ 100% हो जाए। तो जैसे ही विड्थ 100% होगी तो ये वर्टिकली आ जाएंगे क्योंकि वो स्पेस ही नहीं है उसमें। ये विड्थ 100% हो गई है, सबकी विड्थ 100% हो गई, इसलिए ये ऊपर नीचे स्टैक हो गए हैं। तो दिस इज आवर डिसीजन विड्थ 100%, कि जैसे ही उससे कम होगी तो विड्थ 100% हो जाएगी फॉर ऑल क्लासेस विच हैव विद देयर जिनके नाम शुरू होता है कॉलम डाइज से। आई होप इट इज़ क्लियर कि हम बेसिकली मीडिया क्यूरी से कर क्या रहे हैं कि हम विड्थ को 100% कर रहे हैं एक ख़ास स्क्रीन साइज को डिटेक्ट करके। तो 100% से होना वो ये रहा है कि तीनों जो डिव हैं वो ऊपर नीचे आ जाते हैं। जी क्लियर है? सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 600 विड्थ का भी एग्जांपल दिखा दिया आपको, और फिर ये 786 के साथ जो एग्जांपल यूज़ हो रही है वो भी हमने दिखा दी। मैंने कैसे ब्रेक पॉइंट हमने ऐड करके विड्थ को 100% किया है हमने मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इनकी विड्थ जो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ थी ये एप्लीकेबल नहीं होगी, रादर सबकी विड्थ 100% हो जाएगी।
Okay, another concept is that you should always design for mobile first. Mobile first means that designing for mobile before designing for desktop or any other device. यानी क्योंकि आज के दौर में जब आपको कहा जाता है जी आप वेबसाइट बनाएं तो आपको मोबाइल को सामने रख के वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए, मोबाइल पे ठीक चलें। पहली बात तो बुनियादी बात यह है कि मोबाइल फर्स्ट, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल फर्स्ट। Instead of changing style when width gets smaller than 7/6, we should change the design when the width gets larger than 7/6 to make our design mobile first. तो हम इनिशियल जो हमारी है उस पर हमें मोबाइल की विड्थ के मुताबिक हमारा जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो मोबाइल के मुताबिक होना चाहिए। मतलब ये है डिफ़ॉल्ट लेआउट मोबाइल के मुताबिक होना चाहिए, और अगर विड्थ चेंज होती है तो देन इट शुड बी फॉर डिफरेंट विड्थ साइजेस। ओके, दीज आर टिपिकल डिवाइस ब्रेक पॉइंट्स। अगर आप को अपनी वेबसाइट को उसका यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो दीज आर सम गाइडलाइंस। कीप थिंग सिंपल, यू शुड टारगेट 5 ग्रुप्स। तो अगर 5 ग्रुप ये टारगेट कर लें तो आपकी हर किस्म की डिवाइसेस मैनेज हो जाएंगी। तो एक आपका एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं, उसके लिए आप 600 मैक्स का लिमिट रखें। फिर स्मॉल डिवाइसेस, पोर्ट्रेट, टैबलेट्स, लार्ज फ़ोन, इसके लिए मिनिमम 600, यानी कि 600 से ऊपर जाए तो क्या चेंजेस आनी चाहिए। ये है 600 से नीचे क्या होना चाहिए, ये है 600 से ऊपर जाए तो क्या होना चाहिए। मिनिमम विड्थ है, यहाँ मैक्सिमम विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ मिनिमम विड्थ लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरी साइज है 7/6, इट इज़ फॉर लैंडस्केप टैबलेट्स एंड 7/6। तो इसमें यह है कि अगर उसकी विड्थ जाती है 7/6 से ऊपर तो फिर क्या होना चाहिए। उसके बाद है लार्ज डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो उसके लिए यू कैन टेक अ ब्रेक पॉइंट, प्लान अ ब्रेक पॉइंट फॉर एट 992 पिक्सल्स, कि उससे ऊपर जाए तो क्या हो। एंड फॉर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस यू कैन कीप द विड्थ ऑफ 1200 पिक्सल्स। तो अगर ये 4-5 ग्रुप्स को अपनी वेबसाइट पे आप हैंडल कर लें तो you will be comfortable on all the devices. Okay, or it has, Media Query has the capability of detecting the orientation, either it is whether it is portrait or landscape. Media queries can also be used to change layout of the page depending on the orientation of the browser. The web page will have a light blue background if orientation is in लैंडस्केप मोड। ये जैसे हमने किया है तो ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप का आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगेन वी कैन ऑल्सो हाइड एलिमेंट्स बाय आफ्टर डिटेक्टिंग द विड्थ। फॉर एग्जांपल अगर 600 से नीचे जाती है विड्थ तो हम कहते हैं जी ये जो डिव एग्जाम्पल टैग है ये डिस्प्ले नन हो जाए उसका, यानी कि ये हाइड हो जाए। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये डिव एग्जांपल है, बैकग्राउंड कलर येलो और ये वगैरह वगैरह। हम ये कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम विड्थ 600 से नीचे जाती है विड्थ तो डिस्प्ले नन हो जाए। यहाँ पे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, अभी डिस्प्ले नन हो जाएगा तो गायब हो गया, हाइड हो गया। So this is also one of the possibility with media query.
Similarly, you can vary the font size as well. ये देखिए विड्थ कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये एक हमने ये कहा कि जी 600 पिक्सल से नीचे जाता है तो फॉन्ट साइज 80 हो जाए। ठीक है, और अगर एक ये फॉन्ट साइज आ गया, ये फॉन्ट साइज आ गया 625, 600 से ऊपर ये वाला फॉन्ट साइज है। और अभी कुछ चेंज होता है कि नहीं होता? ओके, तो ये दो बेसिकली साइजेस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, एंड ये 600 पे इस पे 600 से कम है तो 30 होगा, और 600 से ज़्यादा है तो 80 पिक्सल होगा। Okay, this was all about media queries. Similarly, you can do a lot with the images. Images के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इमेज किसी भी इमेज की विड्थ को 100% कर देंगे, हाइट ऑटो कर देंगे, तो इमेज विड्थ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगी। ये विड्थ अपने आप को एडजस्ट करेगी इमेज। इसी तरह अगर यहाँ पे है विड्थ प्रॉपर्टी और दूसरी है मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी। अगर आप मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि विड्थ जो अपनी जो मैक्सिमम साइज़ है उससे बड़ी नहीं होगी इमेज, लेकिन छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी लेकिन मैक्सिमम साइज़ से बड़ी नहीं होगी, अगर आप ये मैक्सिमम विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो। बैकग्राउंड इमेजेस के साथ भी इसी तरह की चीज़ें हैं। ये पहले भी हमने HTML में भी डिस्कस की हुई है सारी। ओके, वीडियो के साथ भी तकरीबन ऐसे ही है। वीडियोस के साथ भी वही वाली प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द फ्रेमवर्क्स। ओके, यहाँ से भी जरा देख लें क्या कुछ डाला हुआ हमने। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं हम। देन वी कैन इमेजेस को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट साइजेस। हाँ, इमेजेस में यह है कि आप अगर आप स्विच भी कर सकते हैं। अगेन मीडिया क्यूरी यूज़ करके आप कहते हैं जी छोटी विड्थ पे इमेज कोई और हो और बड़ी स्क्रीन पे इमेज कुछ और हो, तो आप ये काम कर सकते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ मीडिया क्यूरी, जिससे आप विड्थ का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली यू कैन यूज़ पिक्चर एलिमेंट। ये हमने HTML में भी देखा था कि पिक्चर एलिमेंट में भी आप ये मीडिया का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि विद इन अ पिक्चर एलिमेंट यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मीडिया क्यूरी। ये आपको नज़र आ रहा है मीडिया इज इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर 400 से कम है विड्थ तो ये इमेज स्मॉल फ्लावर यूज़ है और हो जाए, और अगर 400 से ऊपर हो जाएगी तो फिर ये वाली इमेज फ्लावर वाली डिस्प्ले होगी। और अगर दोनों इमेजेस एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ये डिफ़ॉल्ट इमेज है, इमेज फ्लावर JPG, ये फिर शो हो जाएगी। ओके, वीडियो में भी वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स। There are many free CSS frameworks that offer responsive design. Using W3 CSS, it is a great way to create a responsive design and is to use a responsive style sheet like W3 CSS. W3 CSS makes it easy to develop sites that look nice at any size. इसको मैं दिखाता हूँ।
ये एक वेबसाइट का डेमो है जो कि इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं और ये W3 CSS में बना हुआ है। ठीक हो, ये कोड है सारा इसका। अच्छा, इसके कोड में आप देखें तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक की हुई है यहाँ पे। ये स्टाइल शीट लिंक की हुई है यहाँ पे। ये W3 स्कूल ने ये किया हुआ है कि इन्होंने अपना एक पब्लिकली रख दिया है यहाँ पे। ये W3 जो स्टाइल शीट आप डाउनलोड करके अपने लोकल फोल्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन आपका ये वाला लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, रन करता हूँ मैं, तो ये देखिए स्टाइल, सारा स्टाइल ख़त्म हो गया और अदर ये दोबारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ आपको। ये लिंक है, ये देखें स्टाइल शीट, ये पूरी स्टाइल शीट इन्होंने यहाँ पब्लिकली रखी हुई है। आप यू कैन स्ट्रेट अवे मेक यूज़ ऑफ दिस लिंक और आपके वो अप्लाई हो जाएगा आपके वेब पेज के ऊपर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं कि इसे डाउनलोड कर लें, राइट क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड करके आप सेव एज फॉर एग्जांपल करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सेव एज w3.css, तो डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप, जैसे मैंने आपको भी डेमोस्ट्रेट किया था किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे लिंक करते हैं, वो आप लिंक कर लें इसको, तो लोकली भी यूज़ हो जाएगी। ओके, सेम इज ओके, तो W3 CSS का मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेशन दिया छोटी सी, इसको हम कवर करेंगे अगर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। यू विल बी अमेज्ड हाउ सिंपल एंड पावरफुल इज इट। ओके, द बूटस्ट्रैप, द अदर फ्रेमवर्क इज बूटस्ट्रैप। अगेन ये भी स्टाइल शीट ही है। इट इज़ अनदर पॉपुलर फ्रेमवर्क इन बूटस्ट्रैप। इट uses HTML, CSS and jQuery to make responsive website। ये बूटस्ट्रैप का कोड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको देखेंगे तो आपको ये बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट नजर आ रही है, bootstrap.minimum.css, लेकिन इसके साथ एडिशनल jQuery minimum.js और bootstrap minimum.js, ये भी 2 चीज़ें स्क्रिप्ट भी साथ ऐड किए हैं, स्टाइल शीट उसके साथ स्क्रिप्ट, फिर जाके ये काम करता है। ये भी स्टाइल शीट में आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट है, ये उससे बड़ी है W3 CSS से। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया W3 CSS का भी थोड़ा सा और बूटस्ट्रैप का भी दे दिया। नाउ टेम्पलेट्स, W3 स्कूल वालों ने क्या किया, they have created various templates. We have created some responsive templates
with W3 CSS framework. You are free to modify, save, share, use them in all your projects. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो खोलता हूँ, ये है CV टेम्पलेट, CV टेम्पलेट, ये देखिए CV का टेम्पलेट है, मॉडर्न स्टाइल है, जस्ट वन पेजर। उसके बाद पोर्टफोलियो टेम्पलेट, ये ब्लॉग पोस्ट भी आपको होवरिंग पे इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। पोर्टफोलियो पिक्चर्स वगैरह नज़र आ रही हैं। टेक्निकल स्किल्स, दिस इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ, देख लें आपको भी पसंद आएगा, बड़े अच्छे स्टाइल्स पड़े हुए इसके अंदर। डाउनलोड रिज्यूम है, प्रो, बेसिक, $10, 10, 25%, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट, ओके। सो ये आपको नज़र आ रहा है बैंड टेम्पलेट, ये आप खोल सकते हैं। ट्राई योर सेल्फ करेंगे तो आपको कोड भी मिल जाएगा, ये कोड है ऊपर, नीचे वो है। अब इस कोड में भी इंटरनल स्टाइल शीट नहीं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक तो W3 CSS स्टाइल शीट यूज़ की हुई है, ठीक है, सीधा सीधा लिंक दे दिया है इन्होंने, और वहीं से लिंक से वो अटैच हो जाती है इसके साथ, वेब पेज के साथ, HTML पेज के साथ। इसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने फॉन्ट, गूगल API के फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो उसका भी स्ट्रेट अवे लिंक दे दिया है जहाँ पड़े हुए हैं फॉन्ट्स। इसी तरह इन्होंने फॉन्ट ऑसम, जिसमें आइकॉन्स वगैरह पड़े होते हैं इस वेबसाइट पे, उसको भी लिंक कर दिया है। तो इन्हें आप डाउनलोड, फॉन्ट ऑसम को मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, डाउनलोड करके भी लिंक कर सकते हैं आप, और स्ट्रेट अवे आप ये वाला लिंक यूज़ कर लें तो ये सारे लिंक हो जाएंगे साथ। और अगर आप इसको डेमो क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको ये होम पेज पे खोल देगा, एंड यू कैन टेस्ट इट एंड यू कैन मेक यूज ऑफ इट। अपना कंटेंट डालना है या क्या करना है, जो फ्री टेम्पलेट्स हैं। ये आर्ट टेम्पलेट है, अगेन बड़े खूबसूरत टेम्पलेट्स हैं। आर्किटेक्ट टेम्पलेट, कमिंग सून टेम्पलेट, ब्लॉग, फूड ब्लॉग, फैशन ब्लॉग, मोबाइल पे भी खुलेगा, ये सारे रिस्पॉन्सिव हैं। ये अगर स्क्रीन साइज छोटी बड़ी करेंगे तो दे आर गोइंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ये भी देखें मोबाइल पे भी खुल रहे हैं, मोबाइल पे कैसा नजर आएगा, ये इसको खोल के देखते हैं। लेट मी गो टू द इंस्पेक्ट, और यहाँ पे छोटा बड़ा करके देखते हैं इसको क्या करेगा। ये देखें, ये मोबाइल के लिए आ गया, ये आ गया, थोड़ा सा बड़ा है साइड पे आ गया है, और थोड़ा बड़ा करके देखें क्या करता है। दो ही हैं लेआउट। देन CV टेम्पलेट, ये दिखाया आपको मैंने। वेडिंग इनविटेशन टेम्पलेट, फोटो टेम्पलेट, और देखें जी ये क्या है, ब्लैक वाइट फोटो टेम्पलेट, फोटो 3 टेम्पलेट, नेचर पोर्टफोलियो टेम्पलेट, पीपल पोर्टफोलियो, पीपल पोर्टफोलियो 2, डार्क, ब्लैक एंड वाइट, पैरेलल। इतने हैं कि अब मेरे ख्याल में
बहरहाल ये these are the templates. What I feel that you should know how to make use of these templates. आपको ये इनको यूज़ करना आना चाहिए, इनको कैसे इसमें कंटेंट डालेंगे, कैसे इसको बिल्ड करेंगे, ग्रो करेंगे, ये चीज़ आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। सो इट एंड्स टुडेज लेक्चर। कोई आपका क्वेश्चन है तो बताइए। जी हैं भी कि नहीं? क्यों जी रहीम, आर यू अवेक? मालिक, यस सर। यस सर। मैं तो क्या समझा सो गए आप लोग यार। हैं? चलें ठीक है फिर, ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वी विल कवर W3 CSS। उसको देखेंगे क्या कुछ आप कर सकते हैं उसके साथ विद ईज। और ये जो जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये भी सारे W3 CSS यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।